ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र में काम होगा या महासंग्राम, ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। टीएमसी के बागी सांसदों के बैठक में बुलाए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद फिर बैठक में शामिल हुए। 3 घंटे तक चली बैठक, जिसमें विपक्ष ने साफ कर दिया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, पेट्रोल एथेनॉल विवाद, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा होगी। इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है। इधर सरकार ने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि सदन चलाने में सहयोग करें, सदन में हंगामा और बवाल न करें, विधेयकों को सार्थक चर्चा के साथ पारित कराने में मदद करें। लेकिन विपक्ष के इरादों से साफ है कि अगर उनके उठाए मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो सदन में हंगामा फिर होगा। सवाल है कि सोमवार को सदन चलेगी या सियासत, संसद में काम होगा या हंगामा। एक रिपोर्ट देखिए। संसद भवन में एक मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जुटे। मकसद मॉनसून सत्र के कामकाज पर आम सहमति बनाना था। मकसद सदन की कार्यवाही बिना किसी रुकावट चलाना था। मकसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को खत्म करना था। लेकिन मॉनसून सत्र में क्या होगा, इसका ट्रेलर इसी सर्वदलीय बैठक में दिख गया। मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके सहित 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि 15 मिनट बाद विपक्षी सांसद बाहर आ गए। बागी टीएमसी सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर विपक्षी सांसदों ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि वॉकआउट सांकेतिक था और विपक्षी सांसद दोबारा मीटिंग में शामिल हुए। तो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था। मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, संसद में हंगामा और बवाल न करें। लेकिन विपक्ष ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि मॉनसून सत्र में सोनम वांगचुक के अनशन का मुद्दा उठाएंगे, परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे, सरकारी भर्ती में देरी का भी मुद्दा उठाएंगे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, पेट्रोल एथेनॉल विवाद, विदेश नीति, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। पिछले 10 सालों के अंदर लगभग मेरी रिपोर्ट के हिसाब से 152 परीक्षाएं
152 परीक्षाएं देश में लीक हुई हैं और जिसमें मैं समझता हूं कम से कम 8 से 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र या परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। तो हमने मांग की है अपनी पार्टी की ओर से कि इस पर सदन के अंदर चर्चा की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ हमने मांग की है जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे स्वामीनाथन जी की हो, चाहे खाद की हो, चाहे उनकी खरीद की हो, चाहे बढ़ती लागत की हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर भी हमने अपनी पार्टी की ओर से मांग रखी है। देश की नज़र सरकार पे है कि क्या वो अयोध्या, क्या वो एथेनॉल, क्या वो छात्र, क्या वो किसान, क्या वो मणिपुर के विषयों पर अपनी बात रखेगी। अगर पूर्व की तरह इन विषयों से सरकार भागेगी तो नुकसान उनका होने वाला है। विपक्ष की अपनी तैयारी है तो सरकार भी सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर तय रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है वंदे मातरम बिल, जिसे सोमवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इसके अलावा नए स्वरूप में परिसीमन बिल लाकर सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती है। विदेशी चंदे पर सख्ती की भी तैयारी है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। इस दौरान 7 अहम विधेयकों को पारित कराने पर सरकार का जोर होगा। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है, कई सुझाव आए, हमने सुझावों को नोट किया है। सरकार ने सभी विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की है। दावा किया है कि मॉनसून सत्र में जो भी बिल आएंगे पहले विपक्ष को उसकी जानकारी देंगे। अब सवाल है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या रणनीति है। क्या इस बार संसद चलेगी या फिर पिछली बार की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करेगा या महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक सहयोग भी देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी बीच खबर है कि मोदी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है। क्या मोदी सरकार इस बार कामयाब होगी या नहीं? देखिए रिपोर्ट। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। सत्र से पहले बैठकों का सिलसिला चल रहा है। बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। सोमवार से शुरू होने वाले सत्र को लेकर प्लानिंग हो रही है और इसी बीच खबर है कि मोदी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत न जुटा पाने के चलते पास नहीं करा सकी थी। 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि बिल के विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया था, जबकि बिल पारित होने के लिए 352 वोट की जरूरत थी। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन बिल के विरोध में वोट किया था। संख्या बल में विपक्ष भारी पड़ा था, लेकिन अप्रैल के बाद सियासी समीकरण बदल गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के साथ आ गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को भी नुकसान उठाना पड़ा, जहां उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा सांसद हैं। शरद पवार ने भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन करने के संकेत दिए हैं।
परिसीमन बिल पर डीएमके का रुख भी नरम है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पारित करा लेंगे। निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए। परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार हर दांव चल रही है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत 360 सदस्यों की जरूरत होती है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसद हैं। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में गए 20 और डीएमके के 22 सांसद जुड़ते हैं तो यह संख्या करीब 335 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा सरकार को समय समय पर वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में यह संख्या लगभग 340 तक पहुंच सकती है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद यदि इन्हें भी एनडीए के समर्थन में जोड़ा जाए तो गठबंधन की ताकत करीब 346 सांसदों तक पहुंच जाती है। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 354 सांसदों तक पहुंच सकता है। ऐसे में उसे 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए केवल 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। मोदी सरकार अपने मिशन 360 से अभी 6 कदम दूर है, यानी 2/3 बहुमत के लिए 6 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन को जुटाना होगा। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बिल को पारित होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो, चाहे देश के अंदर 130वां जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है, ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं। पहली बार जिस तरह से डिलिमिटेशन के सामने महिला आरक्षण बिल को रखकर, जबकि महिला आरक्षण बिल को हम लोगों ने सर्वसम्मति से 2023 में ही पारित कर दिया था, उसमें कोई शंका नहीं थी, हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन उसको सामने रखकर वो लोग जिस तरह से डिलिमिटेशन को लाना चाह रहे थे और उसमें डिलिमिटेशन आयोग की बात की गई थी, आयोग में जो लोग होंगे उनको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं थी कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको कहीं वो सीमांकन में कोई परेशानी ना हो। विशेष रूप से जैसे झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा। तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं, किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। परिसीमन बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख थोड़ा बदला है। सवाल है कि क्या सरकार बदले हालात में परिसीमन बिल पारित करा लेगी? क्या परिसीमन बिल पर विपक्षी एकता ढेर हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत जी हैं। सर, आज सर्वदलीय बैठक थी, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि अभी भी जो मुद्दे आप लोग चाहते हैं चर्चा करने, सरकार उसमें एग्री नहीं हो रही है। सरकार जो विधेयक लाना चाहती है उसमें आप एग्री नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ सर्वदलीय बैठक में? विधेयक के बारे में तो हमने कुछ अपना मत अभी तक प्रदर्शित नहीं किया है। ऐसे हम इतने कानून पिछले 12 वर्ष में पास हुए, तो क्या विपक्ष ने विरोध किया था क्या? अरे महिला आरक्षण का बिल तो सभी ने एक साथ में पास किया था ना, तो एक मत से पास हुआ था वो बिल। तो विपक्ष ने उस वक्त समर्थन किया था कि नहीं किया था? वो बताएंगे नहीं। दिल छोटे दिल के लोग ही है, थोड़े दिल से कहेगा अरे वाह विपक्ष ने हमें साथ दिया। उल्टा वो डिलिमिटेशन अंदर उसके आड़े आके डिलिमिटेशन घुसाना चाहते थे, तो जगह बताई विपक्ष ने। तो ये चीज़ें होती रहती। लेकिन आज जो हुआ, खास करके प्रभु रामचंद्र जी के बारे में हम लोग
आहत है अब। और अयोध्या के मंदिर में पूरे हिंदुस्तान के गरीब ने भी अपनी क्षमता के अनुसार जो दान दिया, उस दान की चोरी हो रही है। जो चढ़ावा दिया वो तो कहते बंदर लेके गया, मतलब इतने विद्वान लोग वहाँ बैठे। तो ये सारी चोरी है। ज़मीन खरीदी, 8-8 किलोमीटर दूर ज़मीन खरीद ली है। किस लिए? इतने बड़ा चढ़ा के पैसा देकर जो खरीद लिया है, उसके ऊपर सारी पूरा हिंदुस्तान नाराज़ है, पूरा हिंदू वर्ग नाराज़ है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है और आंदोलन शुरू किया। मुंबई में, महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू है। कल नागपुर में हुआ राम रक्षा आंदोलन। आज दोपहर को वापस वांगचू को भी समर्थन देने के लिए आंदोलन है 4 बजे। तो इसी को लेकर हमने कहा चर्चा हो मांग की। भैया आपने तो जब मंदिर बनाया तो चर्चा की थी, क्रेडिट लेने के लिए आपने बनाया, तो अभी ये चोरी हो तो वही भी क्रेडिट ले लो, उसकी भी चर्चा करो। तो ये मांग हुई है। दूसरी मांग, नीट परीक्षा में जो 22 लाख विद्यार्थी बैठे थे, छात्रों का जो मतलब उनका उत्साह पे जो अपने पानी डाला हुआ है, दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी, एयरफोर्स से पेपर देने पड़ेंगे। ये व्यवस्था कितनी भ्रष्ट हुई है बताओ। इसका मतलब व्यवस्था आपकी भ्रष्ट है। और उसके बाद में 2,79,000 लोगों ने, बच्चों ने परीक्षा नहीं दी और आत्महत्या भी हुई। अब वांगचू साहब इस मांग को लेकर वहाँ बैठे हैं। आप इतने निर्दयी हो, असंवेदनशील हो। आप भी तो आंदोलन करते थे कांग्रेस की सरकार के समय, 17 के 17 नहीं चलने देते थे आप। और जो 2G 3G मामले से लेकर आखिर तक आपने जो तमाशा किया हुआ है, अन्ना हजारे अनशन पे बैठते थे आपके इशारे पर, वो आके तभी दौड़ती थी ना सरकार। आपको इतना भी नहीं लगा कि कोई जाकर उनसे मिले? धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। विधेयक 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट।